तो आइए असम के इन जादुई बाढ़ के मैदानों की एक डीप डाइव पर चलते हैं। देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क सिर्फ कुछ पेड़ों और जानवरों का जंगल भर नहीं है, ये एक ब्रीदिंग, जीता जागता इकोसिस्टम है। इस एक्सप्लेनर में हम यही डिकोड करेंगे कि कैसे ये खास जगह पूरी दुनिया के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का एक बेमिसाल मॉडल बन गई है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं संरक्षण की एक सदी के बारे में। इसका इतिहास सच में काफी दिलचस्प है। बात है 1904 की, जब उस वक्त के वायसराय की पत्नी बैरनेस मैरी कर्जन यहां घूमने आई थीं। मजे की बात यह है कि उन्हें वहां एक भी गैंडा नहीं दिखा, सिर्फ उनके पैरों के निशान मिले। शिकार की वजह से हालात इतने खराब हो चुके थे। इसी बात ने उन्हें इतना परेशान किया कि उन्होंने इसे बचाने की पुरजोर वकालत की। नतीजा 1905 में सिर्फ 232 स्क्वायर किलोमीटर का एक छोटा सा रिजर्व फॉरेस्ट बना। वही छोटा सा हिस्सा वक्त के साथ 1974 में नेशनल पार्क बना, 1985 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला और 2006 में ये एक फुल फ्लेज्ड टाइगर रिजर्व बन गया। अब जरा इस ट्रांसफॉर्मेशन पर गौर कीजिएगा। 1960 के दशक के आसपास असम में आई भारी बाढ़ और शिकारियों की वजह से गैंडों की संख्या गिरकर पूरे असम में सिर्फ 600 रह गई थी। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी, लेकिन वन विभाग और लोकल कम्युनिटीज ने जो मेहनत की, उसका नतीजा यह है कि आज ये संख्या 4000 के पार जा चुकी है। और आपको जानकर शायद हैरानी हो कि ग्लोबल पॉपुलेशन का लगभग 70% हिस्सा तो अकेले काजीरंगा में ही है ना? कमाल की बात। अब बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ, द बिग 5 और उससे आगे। अफ्रीका के बिग 5 के बारे में तो लगभग सबने सुना ही होगा, लेकिन हमारे काजीरंगा के भी अपने खुद के बिग 5 हैं। इनमें शामिल है हमारा आइकॉनिक एक सींग वाला गैंडा, विशाल एशियाई हाथी, राजसी रॉयल बंगाल टाइगर, वाइल्ड वाटर बफलो यानी जंगली भैंसा और ईस्टर्न स्वैम्प डियर। और एक फैक्ट बताऊं, पूरी दुनिया में बाघों और हाथियों का सबसे ज्यादा डेंसिटी यानी घनत्व यहीं काजीरंगा में है। ये जगह इन बड़े जानवरों के लिए एक बहुत ही सुरक्षित किला बन चुकी है। लेकिन कहानी सिर्फ इन बड़े जानवरों पर खत्म नहीं होती। सर्दियों के आते ही ये पार्क 103 से भी ज्यादा प्रजातियों के माइग्रेटरी बर्ड्स यानी प्रवासी पक्षियों के लिए एक बेहद भरोसेमंद घर बन जाता है। आसमान से लेकर पानी तक हर जगह लाइफ है। यहां तितलियों की 446 प्रजातियां रिकॉर्ड की गई हैं और नदियों में तो लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन भी दिख जाती हैं। मतलब ये पूरा का पूरा एक इकोलॉजिकल स्वर्ग है। अब आते हैं एक बहुत ही पावरफुल फोर्स पर, बाढ़ की शक्ति। हर साल मानसून में विशाल ब्रह्मपुत्र नदी का पानी उफान पर होता है और पार्क का एक बड़ा हिस्सा डूब जाता है। सुनने में ये एक बहुत बड़ी तबाही लगता है, राइट? शॉर्ट टर्म में देखें तो हाँ, ये जानवरों के लिए खतरा है, उन्हें ऊंचे इलाकों की तरफ भागना पड़ता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो यकीन मानिए, ये बाढ़ ही काजीरंगा की लाइफलाइन है। ये बाढ़ अपने साथ नई उपजाऊ मिट्टी लाती है, वेटलैंड्स को रिचार्ज करती है और उसी एलिफेंट ग्रास को पनपने में मदद करती है, जो गैंडों और हाथियों का मेन खाना है। अगर ये बाढ़ ना आए तो ये जंगल पूरी तरह सूख जाएगा। जब बाढ़ आती है तो ये पार्क सिकुड़ता है और इसका लैंडस्केप पूरी तरह बदल जाता है। ऐसे में जानवरों की जान बचाने के लिए दक्षिण में जो कार्बी आंगलों की पहाड़ियां हैं, उनका रोल बहुत क्रिटिकल हो जाता है। जानवर वहां पलायन करते हैं, इसीलिए इन जंगलों और पहाड़ियों के बीच का जो नेचुरल कॉरिडोर है, वो मॉनसून में इनके सर्वाइवल के लिए बिल्कुल मस्ट है। नेचर का ये कनेक्शन वाकई अचूक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस वाइल्डनेस को एक्सपीरियंस कैसे किया जाए, वाइल्ड सफारी के जरिए। अगर कभी यहां जाने का प्लान बने तो कुछ बातें जान लेना अच्छा है। विजिट करने का बेस्ट टाइम नवंबर से अप्रैल के बीच का है। मॉनसून में जब बाढ़ आती है तो पार्क इंसानों के लिए पूरी तरह बंद रहता है, और सच कहूं तो ये बहुत जरूरी भी है। जानवर पहले ही बाढ़ के भारी स्ट्रेस में होते हैं, ऐसे में इंसानी दखलंदाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। घूमने के लिए यहाँ जीप सफारी और हाथी सफारी दोनों के बहुत बढ़िया ऑप्शंस मिलते हैं। पूरे पार्क को बेसिकली 4 अलग अलग जोन्स में बांटा गया है और हर जोन की अपनी एक अलग ही वाइब है। खोहोरा या जो सेंट्रल जोन है, वहाँ गैंडे और हाथी आराम से दिख जाते हैं। बगोरी यानी वेस्टर्न जोन में गैंडों की डेंसिटी सबसे ज्यादा है और वहां से ब्रह्मपुत्र का शानदार व्यू भी मिलता है। अगर बर्ड वॉचिंग का शौक है तो अगरटोली या ईस्टर्न जोन बेस्ट है, जहां बोट सफारी भी होती है। और आखिर में बुरा पहाड़ जोन, जो अपनी पहाड़ियों, ट्रैकिंग और खासकर दुर्लभ हुलॉक गिब्बन बंदरों के लिए फेमस है। वैरायटी एकदम भरपूर है। अब आते हैं आज के सबसे गंभीर और जरूरी मुद्दे पर, काजीरंगा के भविष्य की सुरक्षा।
ग्लोबल संस्था IUCN ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसका कंक्लूजन है गुड विथ सम कंसर्न्स। मतलब कंजर्वेशन का काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। सख्त कानूनों से शिकार तो लगभग रुक गया है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से बाढ़ अब ज्यादा खतरनाक हो गई है। हाईवे पर ट्रैफिक बढ़ रहा है और इन सब ने मिलकर इस इकोसिस्टम पर एक भारी दबाव डाल दिया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि प्रशासन इन खतरों को लेकर अलर्ट है। काजीरंगा के एरिया को लगातार एक्सपैंड किया जा रहा है। मकसद ये है कि इसे औरंग नेशनल पार्क जैसे दूसरे जंगलों से जोड़ा जाए ताकि एक सेफ कॉरिडोर बन सके। इस तरह जानवर बिना किसी इंसानी आबादी में भटके एक बड़े एरिया में आराम से घूम सकेंगे। असम की इस प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए ये कदम बहुत ही क्रिटिकल हैं। और इसी से जुड़ा है एक बहुत ही मैसिव और एम्बिशियस प्रोजेक्ट, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर। ये करीब 6,950 करोड़ रुपए का एक इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल है। इसके तहत नेशनल हाईवे 715 पर 34.5 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड यानी हवा में उठा हुआ हाईवे बनाया जा रहा है। फायदा क्या होगा? गाड़ियां आराम से ऊपर से गुजरेंगी और नीचे से जानवर, खासकर बाढ़ के समय, बिना किसी एक्सीडेंट या रोड किल के सुरक्षित रास्ता पार कर लेंगे। ये असम के डेवलपमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन दोनों को साथ लेकर चलने का एक मास्टर स्ट्रोक है। तो ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक तरफ इंसानी विकास की ज़रूरतें हैं और दूसरी तरफ हमारी धरती के ये आखिरी बचे हुए जंगल। इनके बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए? काजीरंगा की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर सही साइंटिफिक अप्रोच और पक्की नीयत हो तो विकास और प्रकृति दोनों साथ साथ चल सकते हैं। इस नाजुक बैलेंस के बारे में हमें सोचना ही होगा। इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।